अभी गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, भी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। किसी के घर के वहां पे यस तूफान सर। उफान तो नहीं आ रहा आज? नो सर। नहीं आ रहा, किसी के घर के वहां पे तूफान उफान नहीं आ रहा? नो नो सर। ठीक है। मेरे ख्याल से कल का राजस्थान में तो स्पेशली कल ऑरेंज अलर्ट है, गुजरात में है अलर्ट अभी। ठीक है, तो वो तो कल कितना क्या रहता है कल ही पता चलेगा। आप लोगों के वहां पे अलर्ट जारी हुआ है अभी आज कोई? नहीं आएगी आप लोगों को? नो सर। अरे अभी एक टोर्नेडो है जो कि वाया गुजरात होकर के है ना निकलेगा। तो लेकिन वो जो टोर्नेडो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इस साल जितनी भी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में भी हमारे यहाँ पे कोई तूफान आए थे तो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है वो इतना। ठीक है, तो राइट नाउ अभी वो नियर बाय द्वारिका के आसपास तक पहुंच चुका है और जो है धीरे धीरे इस साइड आएगा। तो जो भी स्टेट्स इन बिटवीन पड़ेंगे वहां पे अलर्ट जारी है। ठीक है, कल आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं आप लोगों को फील हो जाएगा कि अभी कुछ दिन देखना हवा बहुत तेज तेज चल रही है। आप लोगों के चल रही है कि आज भी वैसे हवा तेज चल रही है क्या आप लोगों के? यस सर। यस सर। नो है ना, सर। हवाएं तो आपको फील हो जाएगा कि भाई ये क्योंकि देखो इतनी तेज हवाएं जनरली चलती नहीं है, लेकिन आज जैसे अब मैं भी अभी बाहर गया था या कोर्ट गया था तो मैंने देखा कि कंपैरेटिवली हवाएं बहुत, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टोर्नेडो। ठीक है, वो कल और ज्यादा तो इंटेंसिटी से होगा, कल ज्यादा हवाएं चलेंगी, कल बरसात होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जहां पर भी पर्टिकुलरली वो टोर्नेडो है वहां पर फ्लड आने का, बाढ़ आने का और ये सारी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। स्पेशली राजस्थान में तो ऑरेंज अलर्ट तक उन्होंने कर दिया है कि भाई हो सकता है कि राजस्थान के कुछ जिलों में कल या एक दो तीन दिन के अंदर जो है बरसात बहुत ज्यादा हो सकती है, बाढ़ आ सकती है और जो है ये सब चीजें तो ध्यान रखना कल का। स्पेशली जो लोग राजस्थान या गुजरात के आसपास कहीं पे रहते हैं तो वो लोग तो चलिए कल आज हम क्या पढ़ना है? कल हम लोग फ्रॉड के बारे में पढ़ रहे थे, ये समझ में आ गया था भाई फ्रॉड के बारे में आप लोगों को कल फ्रॉड और बेसिकली एरर्स के बारे में समझ में आया? यस सर। यस ठीक है। सर। यस। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा कि भाई बेसिकली देखो फ्रॉड से संबंधित क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट और वो लोग जो कि चार्ज विद गवर्नेंस उन लोगों की है कि वो फ्रॉड को और एरर्स को होने से रोकें। अब वो कैसे ये काम करेंगे? वो ये काम कर सकते हैं इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बना करके और कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर बनाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक्टिवली ओवरसाइट करें। ओवरसाइट मतलब एक्टिवली देखें कि भाई उनके एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं इस काम में मदद करते हैं मैनेजमेंट की और चार्ज विद गवर्नेंस। अगर इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है तो वो मदद करता है यहाँ पर। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है या क्या है वो सब चीजें टिपिकल फंक्शंस इन लोगों ने दिए कि भाई ये जो इंटरनल कंट्रोल बनाए जाते हैं उन इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करता है, टेस्ट करता है, उस पर फिर अपनी रिकमेंडेशन देता है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो गया, सरप्राइज एसेट काउंट है, ये कुछ हमारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब जो बात हमारे लिए है वो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी के बारे में बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रॉड से संबंधित। तो इन्होंने बोला टू फोल्ड, मतलब दो फोल्ड, टू फोल्ड का मतलब होता है जैसे कॉइन के दो अलग अलग वो होते हैं ना साइड्स, वैसे टू फोल्ड का मतलब वो हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि ऑडिटर के दो तरीके के रोल हैं। पहला रोल तो असेसमेंट करना है कि भाई फ्रॉड की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, पहला तो असेसमेंट करना है।
एंड असेसमेंट करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आपको डील करोगे। ये आपको पता चल गया कि भाई रिस्क कितना है यहाँ पे मटेरियल स्टेटमेंट का ड्यू टू फ्रॉड, तो अब उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करें, अब हम उसको रिड्यूस कैसे करें, अब हम उन फ्रॉड्स को पकड़े कैसे, ये आपका जो है वो रोल है। ये आ गया था समझ में, क्लियर है, आ गया समझ में? यस ठीक है, नेक्स्ट, अब ये असेसमेंट जब आप करेंगे तो असेसमेंट में ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, चाहे वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से हो, एरर से हो, ये ऑडिटर को करना है। असेसमेंट जब आप करेंगे ना फ्रॉड का, रिस्क ऑफ फ्रॉड का असेसमेंट जब आप करोगे तो आप एक रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से कहीं जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, एरर की वजह से। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करना रहेगा। इसके अलावा आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि कहीं मैनेजमेंट का पोटेंशियल आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो किस लेवल तक जाकर के जो कंट्रोल्स बनाए गए हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडिटर को असेसमेंट में अपने ये चीजें असेस करनी है। आगे सकते हैं ये चीजें तो सुनो, ये बेसिकली ये आपका असेसमेंट होगा, ये तो असेसमेंट होगा है ना, ये तो आप पता करेंगे। अब ये होगा कैसे काम, यहाँ तक आ गया, क्लियर है समझ में, ये सुनो माया, यस सर ये सबको समझ, तो ये तो हमारा असेसमेंट का पार्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कैन बी अचीव बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब प्रोसीजर्स क्या दिए हैं इन्होंने कि भाई क्या प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे कि ये सब चीजें हमको पता चलेंगी कि कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई पहली चीज तो आपको सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि आपको जो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर डाउट कितना है, उस पर संदेह कितना है। देखो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो देखने के बाद एक प्राइमा फेसी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितना साफ सुथरे बने हुए हैं। साफ सुथरे शब्द से मतलब ये नहीं मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे शब्द से मतलब है कि क्या इसमें कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कोई फ्रॉड या एरर जैसी चीजें तो नहीं है। कई हमें कई चीजें ना पहले एक बार देखते ही समझ में आ जाती है, होता है ये चीज। इसे इस पर्टिकुलर चीज को हम प्राइमा फेसी कहते हैं। वर्ड सुना है आप लोगों ने प्राइमा फेसी, या सुनो सुना है वर्ड प्राइमा फेसी? नो सर प्राइमा फेसी का मतलब होता है जब आप पहली बार किसी चीज को देख रहे हैं। हमारे लीगल उसमें ये वर्ड बहुत यूज होता है। जैसे क्या होता है जजेस के सामने जब कोई पहली बार मैटर जाता है तो अब फर्स्ट हियरिंग पे तो कोई एविडेंस देगा नहीं भाई। मान लो पुलिस वाले किसी को पकड़ के लेकर के गए, सर इसने चोरी की है, ये किया है, तो अब एविडेंस तो कोर्ट में नहीं प्रेजेंट होंगे ना पहले डेट पर ही, बस पहले दिन तो आरोप ही डिसाइड हुए हैं इसके कि भाई आरोप इसके ऊपर है। तो जज को प्राइमा फेसी क्या लगा है कहानी सुन करके ना प्रथम दृष्टिया, तो उसके बेसिस पे वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। उसको लग रहा है प्राइमा फेसी हाँ भाई इसने चोरी करी तो उसको तो चलो थोड़े दिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती इसको जेल में डाल दो, या मैं बेल मांग रहा हूँ तो प्राइमा फेसी अगर जज को लग रहा है कि नहीं यार चोरी नहीं की है, लेट द एविडेंस कम, तो कोर्ट जो है वो बेल दे देगी। तो प्राइमा फेसी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आगे की तैयारी करने के लिए। आपको पहली बार में क्या लगा है भाई देख करके, आई बात समझ में, ये सुनो है ना, आई यस बात समझ सर में? तो जब आप किसी चीज को पहली बार देखोगे और जो आपका डाउट क्रिएट होगा उसी के बाद ही आप उस आगे फर्दर प्लानिंग उसके ऊपर कर सकते हो। अगर मुझे प्राइमा फेसी लगेगा कि नहीं भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो साफ सुथरे बने हुए हैं, कोई फ्रॉड नहीं, एरर नहीं है, तो फिर मैं जब मुझे प्राइमा फेसी ये चीज लग गई, पहली बार में मुझे कोई चीज लग गई है, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली उतना शायद अलर्ट होकर के काम भी नहीं करूंगा। ऐसे ही होगा भाई, यस और नो, ऐसे ही होगा ना चीज तो, हाँ या ना, यस यस और नो। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये ये प्रोसीजर्स हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो पहला प्रोसीजर उन्होंने दिया है कि भाई जो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जितना भी आपका संदेह है, जितनी भी आपकी सस्पेक्टिबिलिटी है, ये आपको डिस्कशन अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ आपको करना है। टीम मतलब आपकी टीम में कितने और ऑडिटर्स हैं, जैसे कि आप सीनियर हो, आपके पास और 4-5 लोग हैं जो मिलकर के आप ऑडिट करोगे। तो ये जो सस्पेक्टिबिलिटी है ये आपको किसके साथ डिस्कस करनी है, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड की कितनी संभावना है, ये आपको अपने एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना है। आया सर समझ में भाई? सबसे पहली चीज तो उनको क्या करनी है,
सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। आ गया समझ में? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. ये हमारे प्रोसीजर्स हो गए। ठीक है, किसके साथ डिस्कशन करेंगे? एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब डिस्कशन में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? डिस्कशन शुड इंक्लूड कंसिडरेशन। अब आप जब ये डिस्कशन करेंगे तो आपको डिस्कशन करना है इंसेंटिव्स टू कमिट फ्रॉड सच एज प्रॉफिट रिलेटेड बोनस और एप्लीकेशन फॉर फाइनेंस। देखो, कोई फ्रॉड क्यों करता है? फ्रॉड आप क्यों करोगे भाई? सोचिए, फ्रॉड आप क्यों करेंगे? कोई पर्पस होगा तो ही फ्रॉड करेंगे कि? ऑफकोर्स ही बात है सर, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा होगा तभी फ्रॉड करेंगे ना, कोई पैसा हमको कमाने के लिए मिलेगा तभी फ्रॉड करोगे, अदरवाइज आप फ्रॉड क्यों करोगे? ये बताइए। Yes, sir. सही है। तो जो हमारा ऑडिटर है उसको अपनी टीम बैठी है कि आप एक सिचुएशन कंसीडर करो कि भाई आपका ऑफिस है और आप सब ऑडिटर्स मिल करके बात कर रहे हो एंड आप डिस्कशन कर रहे हो कि भाई देखो मेरे को कितना डाउट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड होने का। तो सब इस डिस्कशन में भाई आपको ऐसा क्यों लगा है? तो पहली चीज आपको डिस्कशन करना है इंसेंटिव्स के बारे में। भाई देखो, आपको देखना पड़ेगा कि लोगों को फ्रॉड करने से जो फायदे होते हैं वो क्या फायदे उनको मिल रहे हैं, वो आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे। इंसेंटिव्स क्या उनको मिलने वाले थे वो फ्रॉड करके। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति बैंक में अगर काम कर रहा है और उसको ये चीज पता है कि भाई अगर मैं फ्रॉड करूंगा तो बहुत पैसा कमा लूंगा, तो उसके पास एक इंसेंटिव हो गया फ्रॉड करने का। हो गया नहीं हो गया? हो गया ना? Yes, sir. आप बैंक में बैठो, आप कैशियर हो, तो आपको पता है अगर मैं कैश गैप कर दूंगा तो इससे मुझे एक अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कि मुझे मिलेगा क्या फ्रॉड करके। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो क्लाइंट मेरा है, इसके यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनके पास फ्रॉड करने के लिए क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल, ये क्यों फ्रॉड कर सकते हैं, किस चीज के लिए लोग फ्रॉड कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक इन्होंने क्या, जैसे प्रॉफिट रिलेटेड बोनसेस। अब मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी में और मुझे पता है कि भाई मेरा जो बोनस है वो डिफरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स पे करता है। मैं मैनेजर हूँ, अच्छी पोस्ट है मेरी, तो मैं चाहूंगा नहीं कि भाई कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाए ताकि मैं कंपनी से ज्यादा बोनस क्लेम कर सकूं। यस और नो? ऐसा होगा? Yes, sir. है ना? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जितने ज्यादा प्रॉफिट होंगे उतने बोनस मेरे को मिलेगा, उतना बोनस मेरा। तो मैंने कंपनी के प्रॉफिट्स को ओवर एस्टिमेट करके दिखाया जिससे मेरा बोनस बढ़ गया, तो ये एक तरीके का इंसेंटिव हो गया। ठीक है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां करने का एक इंसेंटिव हो गया। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर फाइनेंस, पैसा निकालना या कहीं से पैसा गड़बड़ भूल करके इधर उधर करना, ये हो गया। नाउ दी सेकेंड थिंग, अच्छा कोई आदमी बदमाशी तभी करता है जब उसको कुछ बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, तभी वो बदमाशी करेगा, तभी वो धोखाधड़ी करेगा। अदरवाइज आप धोखाधड़ी क्यों करोगे? अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो इंसेंटिव यू विल नॉट गोइंग टू डू द फ्रॉड विद योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। पर फिर भी अगर मान लीजिए इंसेंटिव होने के बाद भी लोग फ्रॉड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल दे विल गेट दी अपॉर्चुनिटी। भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी फ्रॉड करेंगे ना, बिना अपॉर्चुनिटी के कैसे फ्रॉड करेंगे? ये सोचो, बिना अपॉर्चुनिटी के फ्रॉड कर सकते हो? मौका भी तो मिलना चाहिए फ्रॉड करने का। No, sir. बिना मौका मिले आप ये काम नहीं कर सकते। भाई आप किसी बैंक में गए और बैंक में आपके सामने लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, नो वन, कोई आपको देख नहीं रहा कि आप वहां से पैसा उठा के चल जाओ, तो हो सकता है भाई मेरे मन में भी लालच आ जाए कि यार मौका भी मिल रहा है, इंसेंटिव भी है, और कभी मौका नहीं मिलेगा तो आप ये काम नहीं करोगे। तो मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, तभी आप ये चीज गलत करोगे। यस और नो? आया ना? Yes, sir. तो बिना अपॉर्चुनिटी के ऐसा कोई नहीं करता। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी, अब जैसे कोई बिजनेस आपका क्लाइंट है तो वहां पे एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? जब उन आपके कंट्रोल जो है वो इनफेक्टिव है, वो अच्छे नहीं है, वो गलतियों को, फ्रॉड को पकड़ने के काबिल नहीं है, दे आर नॉट एफिशिएंट। तो फिर एम्प्लॉय को ये चीज पता है कि अगर मैं यहाँ पे गड़बड़ झूल कर भी दूंगा, मैं कोई फ्रॉड कर भी दूंगा, तो भी मेरे
ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता ही नहीं लगेगा, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे फ्रॉड करने की, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर तो जब आप अपनी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे, आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई आपके एम्प्लॉयज के मतलब जो आपके क्लाइंट है उसके एम्प्लॉयज के पास क्या इंसेंटिव्स हैं जिनकी वजह से वो फ्रॉड कमिट कर सकता है, क्या उनको मिलेगा ऐसा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा भाई कितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लोगों को मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा मैनेजमेंट का एटीट्यूड, एग्जाम्पल डिस्प्यूट विद द ऑडिटर वो ऑडिटिंग मैटर्स और फेलियर टू रेमेडी नोन डेफिशिएंसीज। फिर मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है ये आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो चीजें अलग होंगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो मैनेजमेंट आपसे छुपाना चाहता है, या मैनेजमेंट नहीं चाहता कि भाई आपको पता चले, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये जो है ये सब चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको डिस्कशन करना पड़ेगा, हमारी टीम के साथ हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर हो गया पूरा कि भाई हम जो है वो कैसे असेसमेंट होगा क्या होगा, तो उस असेसमेंट में एक प्रोसीजर हो गया है कि भाई हमको सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस करनी है, किसके साथ डिस्कस करनी है, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना है, क्या डिस्कशन करना है, इंसेंटिव डिस्कशन करने हैं, अपॉर्चुनिटीज टू कमिट फ्रॉड डिस्कस करनी है, और मैनेजमेंट का एटीट्यूड हमको उस मीटिंग में डिस्कशन करना है। आया बेटा समझ में, क्लियर है ये चीज, यस और नो? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रोसीजर? इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट अबाउट देयर प्रोसेसेस फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्पोंडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब आप इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी करने का मतलब आप मैनेजमेंट से पूछिए कि भाई वो लोग फ्रॉड के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई, अच्छा क्या प्रोसीजर, मेरा प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई क्लाइंट ने क्या प्रोसीजर सेटअप कर रखा है यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये पता करने से फायदा क्या होगा भाई, ठीक है, मैं क्या बोल, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्लियर? जल्दी बताओ भाई, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट अबाउट द यस सर। प्रोसेसेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया आप मैनेजमेंट से पूछिए, किससे पूछना है भाई हमको यहाँ पे, हमको मैनेजमेंट से पूछना है, किससे पूछना है हमको, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट। क्या पूछना है मैनेजमेंट। कि भाई ये बताओ मिस्टर मैनेजमेंट कि आपने क्या प्रोसीजर यहाँ पे बनाया है, ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्या 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 पूछना है भाई, क्या पूछेंगे हम लोग कि भाई फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इंक्वायर करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर बनाया। आगे समझ में क्लियर है, समझ ये वाले पॉइंट, यस सर। यस ठीक है। सर। उसके अलावा और इंक्वायरी करने के लिए बोला, एक बात आपने पूछ ली, फिर आप मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर और वो लोग जो कि चार्ज विद गवर्नेंस है उनसे पूछिए कि क्या आपको पता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके यहाँ पर हुई है, या आप अवेयर हैं, एक्चुअल में अवेयर है या नहीं है कि भाई आपको सस्पेक्ट है, किसी पे संदेह है, ये सब बातें भी आपको जो है वो किससे पूछनी है, वो मैनेजमेंट से पूछनी है। आ गया समझ में बेटा, क्लियर ये दो पॉइंट, ठीक है। एक इंक्वायरी ये हो गई, यस सर। एक इंक्वायरी ये हो गई, तो आपने दो बातें पूछ ली मैनेजमेंट से। तो ये पहली बात तो हमको ये बताइए कि आपके यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आप कैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उनसे ये पूछिए कि भाई क्या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में उनको ज्ञान है, क्या वो जानते हैं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उनके यहाँ पर करी गई है, या उनको संदेह है, सस्पेक्टेबिलिटी है कि भाई हाँ भाई उनके यहाँ पे किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, ये चीजें आप उनसे पूछिए। धीरे धीरे आपका रिस्क असेसमेंट होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है आपका रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में होता क्या है भाई, हमको यही पता करना होता है ना कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट का फ्रॉड की वजह से रिस्क कितना है, यस और नो, यही रिस्क असेसमेंट है बेटा आपका, यस और नो, यस सर। ठीक है। यस सर।
और इसके अलावा कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अच्छा, एनालिटिकल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के बारे में मैंने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स तो पढ़ा है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अभी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने। सब्सटेंसिव तो याद है प्रोसीजर्स किसको कहते हैं हम लोग, सब्सटेंसिव प्रोसीजर जल्दी बताओ। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में हम लोग क्या करते थे? सर कंपैरिजन। कंपैरिजन करते थे, ठीक है ना, ये तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अच्छा, अदर देन जो प्रोसीजर्स है वैसे वो सब एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। जहां पर कंपैरिजन नहीं है ना, वो सारे प्रोसीजर बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर है। कैसे प्रोसीजर है वो? बड़ा सिंपल सी चीज है भाई, जहां दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर लिया भाई, जैसे इस साल का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कंपेयर कर लिया, तो ये एक तरीके का सब्सटेंसिव प्रोसीजर हो गया। कैसा प्रोसीजर हो गया बेटा ये? जल्दी बताओ कैसा सब्सटेंसिव। प्रोसीजर? ये तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर हो गया। और अदर देन जहां पर कंपैरिजन नहीं किया गया है, दूसरे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपने कोई इंक्वायरी कर ली है, जैसे आपने वाउचिंग करोगे या आप कोई इनवॉइस चेक करोगे, ये सब जो बाकी अदर जितने भी प्रोसीजर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग क्या है, तो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे वहां से जो कोई रिलेशनशिप्स हमको आइडेंटिफाई होंगे उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये चीज इन लोगों ने यहाँ पर बताई। आ गया भाई समझ में? ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो अपने को परफॉर्म करने हैं। समझ में आ गया यहाँ पर? यस और नो? यस ठीक है, क्या क्या सर। प्रोसीजर बताया मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक तो आपको सस्पेक्टेबिलिटी डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करनी है? एक तो हमको क्या डिस्कस करोगे? सबसे पहली चीज तो क्या डिस्कशन करेंगे भाई? जल्दी बताओ क्या करेंगे डिस्कशन? सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके साथ डिस्कस करेंगे बेटा? एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में हम डिस्कस अपनी टीम से के साथ ये डिस्कस करेंगे कि इंसेंटिव क्या क्या है एम्प्लॉयज को फ्रॉड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है। इसके अलावा हम लोग इंक्वायरी करेंगे। हम लोग पूछेंगे भाई, किससे पूछेंगे? हम लोग मैनेजमेंट से पूछेंगे अबाउट देयर प्रोसेसेस फॉर, कि भाई उनके पास क्या प्रोसीजर है रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसके बार बार हम उनसे पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि क्या उनको कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में पता है, नहीं अभी रिसेंट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, या उनको कोई सस्पेक्ट है या कोई संदेह उनको है। और इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने पर जो रिलेशनशिप पता लगेंगे, उन रिलेशनशिप्स को हम लोग फर्दर क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। उनको हम लोग कंसीडर करने का मतलब होगा सिर्फ ध्यान में रखना। तो ये बेटा अपने प्रोसीजर्स हो गए। इससे आपका रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? ये लेकिन सिर्फ और यस सिर्फ सर। जो आपका रिस्क असेसमेंट होगा ये फ्रॉड को लेकर के होगा। किसको लेकर के होगा ये हमारा रिस्क असेसमेंट? फ्रॉड को लेकर के। फ्रॉड की वजह से हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये आपका जो है वो उस चीज का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गए प्रोसीजर्स आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आ गई ये बात रिस्पॉन्स की। अच्छा, मुझे ये तो पता चल गया कि भाई फ्रॉड का रिस्क है या फ्रॉड का रिस्क नहीं है, या फ्रॉड के रिस्क होने की वजह से मटेरियल मिसमेजमेंट होने के चांसेस हैं, ये मुझे पता लग गया। अब इसको रिस्पॉन्ड भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई फ्रॉड कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई अपने को। अभी तक तो असेसमेंट में क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है कि भाई आप ये जानना चाह रहे हो कि भाई कहानी है क्या। लेकिन अगर है रिस्क तो फिर आगे भी तो आपको, क्योंकि अभी ऑडिट तो स्टार्ट करेंगे हम अपन अपना, तो फिर हमको कोशिश हम करेंगे कि भाई अगर रिस्क है तो फिर अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो पकड़ाई में भी आए, करेंगे कोशिश हम लोग यहाँ पे। यस और नो? अगर मैनेजमेंट बोलता है, हाँ भाई आपने मैनेजमेंट से पूछा ना, यू आस्क मैनेजमेंट कि भाई कोई फ्रॉड हो सकता है क्या, या आपको कोई नॉलेज है क्या फ्रॉड की, तो मैनेजमेंट ने बोला हाँ हमारे यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो आप, ये तो असेसमेंट हो गया, अरे यार यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, तो आप रिस्पॉन्ड में क्या करोगे? आप पकड़ना चाहोगे नहीं चाहोगे फ्रॉड को? यस और नो? यस सर। यस पकड़ना सर। चाहिए। सो यहां तक तो जो आपने प्रोसीजर्स अप्लाई किए ये तो सिर्फ असेसमेंट हुआ है। अब उस असेसमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए तो हमको फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या अप्लाई करने पड़ेंगे? फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, जो प्रोसीजर्स इन लोगों ने यहाँ पर दिए।
तो अब फर्दर प्रोसीजर, अब हम आ गए आगे की बात भाई। अब मुझे पता चल गया फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो मैं अब काम उसके हिसाब से करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें मुझे डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए ये लोग क्या कहते हैं कि भाई ये प्रोसीजर अप्लाई कीजिए, आप जर्नल एंट्रीज रिव्यू कीजिए, मेड टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड और अनऑथराइज्ड जर्नल एडजस्टमेंट। तो हमें जर्नल एंट्रीज रिव्यू करनी है बेटा। क्या रिव्यू करना है हमको? हमें जर्नल जर्नल एंट्रीज एंट्रीज। रिव्यू करनी है, ऐसी जर्नल एंट्रीज जो कि मेड टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड और अनऑथराइज्ड जर्नल एडजस्टमेंट। ठीक है, ऐसी जर्नल एंट्रीज जिनको कि मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई, एक सेकेंड ना, मेड टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड और अनऑथराइज्ड। तो ऐसी जर्नल एंट्रीज भाई जिनको कि भाई क्या होगा, देखो आप समझिए कि जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो जर्नल एंट्रीज हम लोग क्यों करते हैं भाई, क्या पर्पस होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड होता है तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर जो आपका अकाउंटिंग का है। यस यस और नो? यस यस और नो, यस यही है सर। प्रोसीजर। तो अगर मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, मैनिपुलेशन मतलब वर्ड समझते हो? मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट करना क्या होता है? जल्दी हो, नहीं नहीं पता यस सर। मैनिपुलेशन? कौन बताएगा मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट मतलब होता है कि मैं आपका नजरिया बदल दूं, आपकी सोच बदल दूं, ये मैनिपुलेशन है। ठीक है, आप से फॉर एग्जांपल ना, आप साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो और मैं आपको उस तरीके से कन्विंस करूं कि आप साइंस छोड़ करके कॉमर्स पढ़ने आ जाओ, तो ये कहेंगे, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं इसको यहाँ पे? क्या कहते हैं? अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ। यस सर। तो इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, जब मैं सामने वाले का सोचने का तरीका, देखने का तरीका बदल दूं। तो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है? अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन का मतलब हो गया भाई 100 रुपए खर्च हुए और मैंने इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करी है कि फिगर्स 120 रुपए की रिकॉर्डिंग हो जाए। कितने की रिकॉर्डिंग हो जाए भाई यहाँ पे? 120 रुपए की रिकॉर्डिंग हो जाए, ये मैनिपुलेशन है। आया समझ में? भाई ट्रांजेक्शन ओरिजिनली 100 रुपए का हुआ है, लेकिन मैंने जर्नल एंट्रीज इस तरीके से पास करी है कि ट्रांजेक्शन जो है वो कितने का दिख रहा है? 120 रुपए का दिख रहा है। ये मैनिपुलेट करना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। आया समझ में बेटा? क्लियर है? आवाज कट रही है क्या मेरी सबको? जूही, गर्विता, महविश? यस सर। यस रुको सर। फिर वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। अभी आवाज मेरी ठीक आ रही है? यस सर। अभी सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। नाउ, यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भी जो मैनिपुलेशन शब्द का मतलब है, मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है? जैसी चीजें हैं वो वैसी नहीं दिखे, वो अलग तरीके से दिखे। तो मान लो कि भाई ट्रांजेक्शन से फॉर एग्जांपल कोई आपका ट्रांजेक्शन है, आपने कोई सेल करी है 100 रुपए की और मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया 120 रुपए पर, तो ये ट्रांजेक्शन मैनिपुलेट कर दिया गया है। आया समझ में? यस और नो? ये फिगर जो है उसको क्या कर दिया हमने? मैनिपुलेट कर यस दिया। आया समझ में? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको ऐसी जर्नल एंट्रीज को रिव्यू करना है। ठीक है, और अनऑथराइज जर्नल एडजस्टमेंट्स, और इसके अलावा अगर जर्नल एंट्रीज के बाद कुछ अनऑथोराइज एडजस्टमेंट किए गए, हम जब पूरा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, पूरा काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बेटा। कई बार जब हमारे अकाउंट्स मैच नहीं कर रहे होते, हमारी बैलेंस शीट नहीं मिल रही होती है, कुछ हमको ट्रांजेक्शन्स नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं। पढ़ा आप लोगों ने एडजस्टमेंट करना 11th क्लास में? एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये सोचो, ये तो चलो चीजें आपने पढ़ी हैं, बट अगर आप किसी बिजनेस को सीरियसली कभी आप ज्वाइन करोगे, तो भाई मान लीजिए कि आज की डेट पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की सेल हुई है, ये रिकॉर्ड हो गई, वंस इट इज रिकॉर्डेड। अब आप अकाउंटेंट हो, ये ट्रांजेक्शन हुआ है से फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल 2023 में,
ठीक है, और आप 15 मार्च 2024 को अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हो, आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो क्या ये जो 10,000 का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, मान लो अगर इसमें कुछ गलती भी रह गई है, कुछ भी है, तो क्या आप अपनी इच्छा से इसको रेक्टिफाई कर दोगे, और यू विल नीड सर्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम योर सीनियर्स? आपको अप्रूवल चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा कि आप अपनी इच्छा से इसको जो है वो रेक्टिफाई कर दोगे? क्या करोगे आप इसको, सोचिए। अप्रूवल अप्रूवल चाहिए। डेफिनेटली बात है भाई, अकाउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट होगा, कोई बदलाव होगा, तो वो अप्रूवल से ही होगा, बिना अप्रूवल के आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को जर्नल तो रिव्यू करनी है, और उसको ये भी देखना है कि कहीं कोई जर्नल उसमें एडजस्टमेंट किया गया हो और वो अनऑथराइज्ड हो, उसको ये देखना पड़ेगा कि भाई कोई अनऑथराइज्ड एडजस्टमेंट तो इन लोगों ने नहीं किया है। आया समझ में, क्लियर ये बात? यस यस ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज रिव्यू करेंगे, हम लोग अनऑथराइज्ड जर्नल एडजस्टमेंट का रिव्यू करेंगे। इसमें भी इन्होंने सब फर्दर फिर इंक्वायरी के लिए बोला है, इंक्वायरी ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अबाउट अनयूजुअल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द, तो हमें पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर मुझे दिख रहा है कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, बेटा क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर? अगर मुझे दिख रहा है कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, तो आई नीड टू आस्क, आई नीड टू इंक्वायर कि भाई इस आपकी काइंड की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। आ गया समझ में? ये आपको सबसे पहले पूछनी पड़ेगी ये बात। क्लियर, यस और नो? यस सर यस ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ऐसी जर्नल एंट्रीज को सेलेक्ट कीजिए जो, या ऐसे एडजस्टमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए जो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में किए गए, मतलब जो साल अंत होने पर, भाई साल के एंड होने पे क्यों जर्नल एंट्रीज या एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, ठीक है, उनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंसीडर द नीड टू टेस्ट जर्नल एंट्री थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मुझे जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करने की जरूरत है। वो सभी जर्नल एंट्रीज जो थ्रू आउट दी पीरियड, थ्रू आउट दी पीरियड मतलब क्या हो गया, ये अपना पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा पीरियड, खत्म होता है 31 मार्च को। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या इस पीरियड के बीच में जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, इनको टेस्ट करने की जरूरत है क्या? टेस्ट करने का मतलब इनको चेक करने की जरूरत है, सभी को नहीं, लेकिन कुछ सैम्पलिंग के थ्रू अगर हम शुरू से लेकर एंड तक की जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करें या नहीं करें, ये आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो ये बात? यस सर ठीक है, तो असेस रिस्क, रिस्क का असेसमेंट जब आप कर चुके हैं, तो फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? पहला जो इन्होंने प्रोसीजर समझाया, वो समझाया कि आपको जर्नल एंट्रीज को रिव्यू करना है, जिसमें आप फाइनेंशियल, अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपको दिख रही है, तो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व लोगों के बारे में इंक्वायरी कीजिए। आप साल के अंत में क्या जर्नल एंट्रीज पास करी गई है, क्या एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, वो आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और ये आप देखिए कि क्या पूरे साल में, पूरे पीरियड में जो भी जर्नल एंट्रीज करी गई है, उनको टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है। आगे समझ में बेटा? क्लियर है ये वाला पहला प्रोसीजर? यस ठीक है, हाँ, तो पहले हमने पढ़े थे असेसमेंट को लेकर के प्रोसीजर, अब जब असेसमेंट हो गया तो उसको रिस्पॉन्स को लेकर के प्रोसीजर है। नेक्स्ट अपना आ गया रिव्यू मैनेजमेंट एस्टिमेट फॉर एविडेंस ऑफ बायसनेस। अच्छा, मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट लिए हुए हैं, इन मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे? इनको रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि आपको एविडेंस मिले कि कहीं हमारा मैनेजमेंट बाइस तो नहीं है। भाई अगर बाइस्ड होगा मैनेजमेंट, तो प्रूफ कैसे करोगे? तो एविडेंस जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लिए, इनको रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैनेजमेंट एस्टिमेट कौन से होते हैं भाई यहाँ पे? जैसे आपने डाउटफुल डेब्ट को लेकर के प्रोविजन बना दिया, डाउटफुल डेब्ट को लेकर के, ये एक तरीके का एस्टिमेट ही तो है, क्या है ये एस्टिमेट है एक तरीके का। किसने लिया होगा एस्टिमेट? ये कौन लेगा एस्टिमेट? ये एस्टिमेट मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट लेगा एस्टिमेट।
ठीक है, तो आपको ये डाउटफुल डेब्ट देखना पड़ेगा कि कहीं ये एस्टिमेट डाउटफुल डेब्ट के लिए जो उन्होंने लिया था बाय द मैनेजमेंट, इसको रिव्यू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे, इसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई हमारा डाउटफुल डेब्ट का एस्टिमेट 5% का है, 5% पैसा हमारा जो है वो डूब जाता है। अब अगर मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट बाइज्ड है या मैनेजमेंट ने गलत लिया है, तो इसको रिव्यू कर लो। अच्छा, मैनेजमेंट ने डाउटफुल डेब्ट 5% क्यों माना होगा? मैनेजमेंट ने क्या देखा होगा? मैनेजमेंट ने कुछ ग्राउंड्स तो लिए होंगे कि हवा में कर दिया होंगे, ये बताओ। बिना ग्राउंड्स के लोगे एस्टिमेट? मैनेजमेंट कैसे लेता होगा एस्टिमेट कि भाई उनका डाउटफुल डेब्ट कितना होगा? सोचो भाई, कैसे लेते होंगे मैनेजमेंट? अरे मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं विश डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, शायद डिस्कनेक्ट हो रही है वापस। एक सेकंड रुको। जूही, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अर्पिता आ रही है? निधि आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि भाई 5% हमको नुकसान हो सकता है, डाउटफुल डेब्ट है हमारा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैनेजमेंट ने कैसे एस्टिमेट लगाया कि 5% का ही डाउटफुल डेब्ट है, वो 10% क्यों नहीं है, या वो कम क्यों नहीं है? कोई ग्राउंड्स होंगे ना। आप एस्टिमेट कैसे लोगे? ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ पास्ट परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, कुछ पास्ट आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ आधार तो लिया होगा। यस और नो बेटा? यस सर। बिना आधार के ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिना ग्राउंड के चीज पॉसिबल नहीं है। तो जब आप रिव्यू करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, वी विल लुक इनटू द ग्राउंड्स कि भाई मैनेजमेंट ने क्या आधार लिए हैं। यहाँ पर ना इवेल्युएट, इसलिए उन्होंने लिखा है इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ द जजमेंट। आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट्स लिए हैं वो रीजनेबल है या नहीं। बेटा क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट लिए हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। और अगर रीजनेबल नहीं है तो कहीं मैनेजमेंट बाइज्ड तो नहीं है, ये आपको इवेल्युएशन करना रहेगा। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वो ग्राउंड से ही आप चीज को आपको पता लगी। इसके अलावा आप रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर सकते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पीछे जाकर के, पहले जाकर के ना आप रिव्यू कर सकते हैं ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट रिफ्लेक्टेड इन दी प्रायर। तो भाई जैसे अभी तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 2023-24 की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं 2022 और 2023 के इन्होंने क्या एस्टिमेट लिए थे वो मैं रिव्यू कर सकता हूँ। आ गया समझ में? सिंपल सी बात है ये। यस और नो? तो आप रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर सकते हैं। मैनेजमेंट जजमेंट रिफ्लेक्टेड इन अ प्रायर ईयर, तो पहले के जाकर के भाई प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या जजमेंट लिए थे, क्या एस्टिमेट लिए थे, वो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके अलावा नाउ रिव्यू ट्रांजैक्शन